नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। तो अब से 1 घंटे बाद यानी शाम को 6 बजे अंतिम चरण के मतदान के लिए प्रचार थम जाएगा। मतलब अब यह कहा जा सकता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पिछले 3 महीने से चल रहा चुनाव प्रचार अब बस थमने ही वाला है। 1 जून को 7वें चरण और अंतिम चरण में मतदान होगा और 4 जून को आएंगे नतीजे। लेकिन हम पूरे चुनाव प्रचार की अगर बात करते हैं तो हर चुनावी दौर के साथ प्रचार के मुद्दे बदलते रहे। बीजेपी हो या इंडिया अलायंस, दोनों तरफ से वार हुए, पलटवार हुए। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी चुनावी सरगर्मियां मौसम के पारे की तरह ही गर्म रही। पीएम मोदी ने 2024 के चुनाव में आज अपनी आखिरी रैली होशियारपुर में की और वहां पूरे आत्मविश्वास से यह कहा कि उन्होंने अपनी नई सरकार के पहले 125 दिन के कार्य का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। इसके बाद प्रधानमंत्री कन्याकुमारी जाने वाले हैं, जहां विवेकानंद रॉक मेमोरियल में अगले 48 घंटे तक वो ध्यान मग्न रहेंगे। लेकिन हैरानी की बात है कि विपक्ष ने इस पर भी आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। यानी आईपीएल मतलब इंडियन पॉलिटिकल लीग के आखिरी ओवर तक चौके छक्के और विकेट गिराने की कोशिशें जारी हैं। आज 5 की पंचायत में हम बात करेंगे आज के मुद्दों की भी और बात होगी पूरे चुनाव प्रचार की भी। आज हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार पर हावी रहा। लेकिन हम चर्चा करें इसके पहले देखते हैं कि 2024 के चुनावी रण के रंग क्या रहे। सरकार बनते ही तीसरे टर्म में अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, सरकार किसके लिए करेगी, सरकार कब तक करेगी, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। जीत निश्चित है। यहाँ पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहाँ पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। हमारे से पहले 75 साल के अंदर इन्होंने जो इतना गंद मचाया था, जब हमने सरकार संभाली, इंडस्ट्री और व्यापार का इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था। इन 2 सालों के अंदर हमने स्थिति को और खराब होने से रोका है। ये व्यक्ति राय दिएছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে। আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। बीजेपी के लोग बड़े घबराए हुए हैं और दिल्ली वालों ने जब से सुना है कि इंडिया गठबंधन गरीबों के लिए फैसले ले रहा है, तब से वो आपके प्रत्याशी के खटाखट 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 की नकल करने लगे हैं। ये एक सिविल कोड मोदी भारत में लाना चाहते हैं। आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, अगर कल यह कानून खुदा न खास्ता भारत की लोकसभा में आएगा तो क्या अखिलेश यादव, राहुल गांधी उस बिल को फाड़ेंगे, असदुद्दीन ओवैसी उस बिल को फाड़ेगा? क्या आपको सोचकर फैसला लेना है। और ये इंडिया अलायंस जो बनाया गया है, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं। कितने हैं? 48। एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं।
तो इस तरह से 2024 के चुनावी प्रचार का अंतिम रण अब समाप्त होने जा रहा है और अब अगली और आखिरी 57 सीटों पर कौन किस पर भारी पड़ेगा और क्या असली लड़ाई अभी बाकी है, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिद्धार्थ यादव जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल बंसल जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर और थोड़ी देर में हमारे साथ कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत भी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सिद्धार्थ, शुरुआत में आपसे करूंगा। आज जो अंतिम 2024 की जो अंतिम रैली प्रधानमंत्री ने होशियारपुर में की, उसमें उन्होंने कहा कि हमने अगले 125 दिन का रोड मैप तैयार कर लिया है। ये आत्मविश्वास वो दिखाना चाहते थे कि सरकार जो है वो अब हमारी बनने वाली है और हमने तो तैयारी शुरू कर ली है। क्या ऐसी चीजों से कार्यकर्ताओं का सिर्फ जोश बढ़ाने के लिए ऐसी बातें की जाती है, सही में आप इसको हकीकत में देखते हैं? सिद्धार्थ, देखिए प्रखर जी, इसके दो पहलू हैं। इन दो पहलुओं को आपको समझना पड़ेगा। पहला पहलू तो ये है कि सरकार कैसे चलाई जाए और सरकार की क्या मंशा। सरकार जो 365 दिन जनहितैषी, देश को प्रथम मानते हुए जनता के लिए काम करने वाली सरकार हो, जो 24 घंटे सरकार काम करती हो, वही सरकार और उसी का नेतृत्व ऐसा सोच सकता है कि चुनाव खत्म होते ही, नई सरकार बनते ही कोई लेजर टाइम नहीं, कोई वेकेशन टाइम नहीं, कोई कुछ किसी प्रकार का कोई ब्रेक नहीं, हमें जन सेवा में, राष्ट्र सेवा में तुरंत अपने आप को तत्पर करना है। ये काम हमने पहले करके दिखाया। हमने 2019 में जब हम जीते तो 90 दिन के अंदर देश की ऐसी समस्याएं जिनको कहा करते थे कि कभी दूर नहीं हो सकती, धारा 370, ट्रिपल तलाक, ऐसी अनेकानेक चीजों को हम दूर करके दिखाए। तो जो सरकार ऐसा पहले ट्रैक रिकॉर्ड दे चुकी हो, जो सरकार ऐसी मंशा दिखा चुकी हो, करके दिखा चुकी हो, वही सरकार ऐसा सोच सकती है। ये इसका एक पहलू। दूसरा पहलू निश्चित रूप से यह है कि जिस प्रकार का फीडबैक, जिस प्रकार का जन समर्थन और जिस प्रकार का अपार आशीर्वाद और प्रेम देश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री को इस पूरे चुनावी माहौल में दिया है, इस पूरे चुनाव के 7 चरण में दिया है, उस बात से हम मात्र दावा नहीं कर रहे हैं, हम आपको वादा कर रहे हैं कि तीसरी बार प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः 4 जून को बनने जा रही है। जब आपके दोनों पहलुओं को आप जोड़ेंगे, जब आपको पता है कि तीसरी बार देश आपको ऐसी मजबूत सरकार देने जा रहा है, जब देश आपको ऐसा समर्थन दे रहा है और आप पुनः प्रधानमंत्री, पुनः पूरी सरकार, पुनः कैबिनेट बनाने जा रहे हैं, तो आपको मंशा इस देश और राष्ट्र के लिए अगले 100 दिन का, 125 दिन का रोड मैप रखना, मैं मानता हूं ये देश का सौभाग्य है। ठीक, हमारे साथ अनिल बंसल जी भी हैं। अनिल बंसल जी, जो इस पूरे चुनाव प्रचार को देखें तो सबसे ज्यादा जिस नारे पर चर्चा शुरू हुई वो था अब की बार 400 पार, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री ने एक बड़े इंटरव्यू के अंदर ये बात कही कि 400 पार का जो नारा था वो कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए था। अगर हमने पिछली बार अच्छे अंक लाए हैं तो और अच्छे अंक आना चाहिए, इस भावना के साथ जो है मैंने ये नारा दिया था। इसे आप किस तरह से देखते हैं अनिल जी? देखिए, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने बोला कि भाजपा की 370 और एनडीए का 400 पार, तो इसको अपोजिशन ने दूसरे तरीके से ट्विस्ट किया कि 303 पहले से बीजेपी के थे, 350 के आसपास एनडीए का बहुमत था, तो 400 पार ही क्यों लेना चाहते हैं। तो उसको उन्होंने ये कहा कि ये आरक्षण समाप्त करेंगे, संविधान बदल देंगे, इस तरह की बातें। तो निश्चित रूप से चूंकि इस तरह की मंशा सरकार की नहीं रही, तो कोई मतदाताओं में भ्रम पैदा ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, तो प्रधानमंत्री जी ने फिर उसका स्पष्टीकरण किया कि 400 तो इसलिए कहा कि अगर पहले हम अच्छा काम कर रहे हैं तो जाहिर है हम और मेहनत की हमने 5 साल में, तो चाहेंगे 19 से ज्यादा हमको सीटें मिलें और लोग सीटें देंगे, तो इस नाते वो 400 पार कहा था। और कार्यकर्ताओं के लिए लक्ष्य तो हर पार्टी तय करती है, इसमें कोई अनूठी बात भी नहीं है या कोई हर पार्टी क्या है, अगर कोई भी आप कार्य करते हैं लक्ष्य तो आपको निर्धारित करना ही पड़ता है, चाहे वो तो ये नियम ही है। इसलिए उन्होंने जो कहा वो ठीक है कि 400 पार का हमने कहा, वो तो अंतिम निर्णय तो मतदाता करते हैं, वो 400 से ज्यादा भी दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं, और सरकार बनाने के लिए तो 272 ही चाहिए, उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है कि 400 आएगी तभी। अनिल जी, इसी से जुड़ा, इस आंकड़े से जुड़ा ही मेरा एक सवाल है कि जब ये 400 पार का नारा दिया तो इसके पीछे क्या मकसद ये था कि जो पूरी बहस थी, जो पूरी चर्चा थी, वो एक तरह से बीजेपी के बहुमत पे आके टिक गई। यहां तक कि विपक्ष के नेता भी कहने लगे कि नहीं, बीजेपी तो 250 से ज्यादा सीटें नहीं लाएगी, कोई 220 कहने लगा, कोई 200 कहने लगा, लेकिन कोई ये नहीं जोड़ रहा था कि अगर 250 का भी आप बोल रहे हो तो एनडीए के साथ मिलाकर तो सरकार बनी ही जाएगी। तो क्या ये एक ट्रैप था जिसमें विपक्ष फंस गया?
नहीं, देखिए स्वाभाविक सी बात है, एक आत्मविश्वास तो इसमें झलकता ही है कि अगर हम कह रहे हैं, हम मानकर ही चल रहे हैं कि हम आ तो रहे ही हैं। 272 हमारी शुरू में आई, फिर 303 आई, और उसके बाद तीसरी बार हमारी 370 पार करेंगे। तो ये आत्मविश्वास के साथ हम बोल रहे हैं। तो देखिए, चुनाव जो लड़ा जाता है उसमें सब तरह की रणनीतियां अपनानी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चुनाव कोई वैराग्य की चीज नहीं है। इसमें अपने को हमको जीत हासिल करनी है, अपने विरोधी की कमियों को निकालना है। और ये लोकतंत्र में सबको ये अधिकार है, सबको स्वतंत्रता दी गई है। तो वो 450 भी कह सकते हैं, किसी को कोई इसमें कोई अनुचित बात नहीं है कि अगर 400 पार कहा तो ये कोई बहुत कोई गलत बात कह दी, ऐसा नहीं इसको। वो ठीक है कि विपक्ष को भी अधिकार है कि वो उसकी व्याख्या करे, वो कहे कि 400 पारी इसलिए लाना चाहते हैं, या जो भी वो कहें। तो फिर उस पर प्रधानमंत्री जी ने अपनी सफाई दे दी, स्पष्टीकरण कर दिया कि 400 पार तो कार्यकर्ताओं के लिए टारगेट रखा। और 414 सीटें पहले आ भी चुकी हैं, ऐसा नहीं है कि 400 पार नहीं होता है। राजीव गांधी को 1984 खैर वो राजीव गांधी के समय स्थितियां बहुत ही अलग थी, 14 सीटें थी। तो आज भी अगर 400 से पार हो जाता है तो कोई ऐसा नहीं होगा कि भाई कोई मतलब रिकॉर्ड टूटने जैसी कोई बात नहीं है। समीर, तो लक्ष्य रखना स्वाभाविक सी बात है, 450 का भी रख सकते हैं जी, क्या इस बात नहीं। तो समीर जी, वैसे चुनाव प्रचार अभी 1 घंटे बाद खत्म होने वाला है, 40-45 मिनट बाद खत्म हो जाएगा। और हमने आपको देखा पूरे 3 महीने तक देश के अलग अलग चैनल पर समीर चौगांवकर जो है वो अपनी बात कहते रहे सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है समीर, ये काम आपका अभी आगे भी जारी रहना है जब तक नतीजे नहीं आ जाते हैं। और आपने तमाम, मैं तो कह सकता हूं कि कम से कम 1000 टीवी डिबेट में आपने इतने दिनों में हिस्सा ले लिया होगा। और अगर आपसे मैं एक बहुत छोटा सा सवाल पूछूं कि आपकी नज़र में जब आप पूरे चुनावी कवरेज पे अपने जो विश्लेषण कर रहे थे, उसमें आपको एक नारा जो आपको लगता है कि सबसे प्रभावी नारा था इस 2024 के चुनाव का, तो समीर चौगांवकर की नज़र में वो क्या है? देखिए, मुझे अगर आप पूछेंगे तो मेरी नज़र में प्रधानमंत्री मोदी का जो नारा दिया था, यह मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी का जो भरोसा रहा है कि मोदी की गारंटी पूरी होने की जो गारंटी है, यह लोगों के सिर चढ़ के बोला, ये घर घर बात पहुंची है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो 2014 से जो लगातार वादे किए थे, वह वादे लगातार प्रधानमंत्री मोदी पूरे करते चले गए। और ऐसे कई वादे उन्होंने पूरे किए जो उन्होंने कहा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने काम से करके दिखाया है। 2014 से लेकर अगर 2024 कार्यकाल 2023 तक का प्रधानमंत्री मोदी का 2 साल कार्यकाल अगर देखेंगे, तो मुझे लग रहा है किसी भी दिन ऐसा नहीं लगा कि यह सरकार रिपीट नहीं होगी, या इस सरकार को सत्ता में लौटते हुए कोई तकलीफ होने वाली है, विपक्ष को चुनौती मिलने वाली है। पिछले साल में तो मुझे 5 साल का अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखूं, विपक्ष को भी देखूं पिछले 5 साल के रूप में, और प्रधानमंत्री मोदी के काम को भी देखूं, तो आपसे लोकसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं। इन 5 सालों के अंदर 35 से ज्यादा विधानसभा चुनाव हुए हैं। आप उन चुनाव का रिकॉर्ड भी देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को देश की जनता ने समर्थन दिया। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था अब की बार 400 पार, और भारतीय जनता पार्टी ने 370 का जो टारगेट सेट किया था, मुझे लग रहा है उन्हें लग रहा था ये वास्तविक हो सकता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने संगठन ने काम किया है, जिस तरीके से राष्ट्रीय सेवक संघ के स्वयंसेवकों ने जमीन स्तर पर काम किया है, जिस तरीके से लाभार्थी वर्ग पूरे देश के अंदर सबको साथ के लेकर प्रधानमंत्री चले, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मेरे लिए सिर्फ 4 ही जातियां हैं, गरीब है, युवा है, महिला है और किसान है, उन चारों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया। सर्वजन हिताय सर्वजन सुख के लिए काम किया पिछले 5 साल के अंदर। तो कोई कारण नहीं बनता कि भारतीय जनता पार्टी 370 सीटों पर ना पहुंचे। और जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी 10 राज्यों की सभी सीटें जीत सकती है, कांग्रेस 17 राज्यों में खाता नहीं खोल सकती, तो 2024 में संभव हो सकता है कि कांग्रेस 20 राज्यों में खाता नहीं खोले और भारतीय जनता पार्टी 20 राज्यों की सभी सीटें जीते और 370 का टारगेट अचीव कर ले। मुझे लग रहा है ये सच्चाई के बहुत करीब है। जो आप जो बता रहे हैं वो तो 4 जून को ही मालूम पड़ पाएगा कि ये आंकड़ा क्या रहता है। ये तो खैर अभी इसको फिलहाल तो भविष्यवाणी ही माना जा सकता है। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ में। पूरा चुनाव प्रचार अब जो है वो ख़त्म होने वाला है, थोड़ी देर बाद, कुछ ही मिनट बचे हैं। और इस पूरे चुनाव प्रचार में अगर मैं बात कहूँ तो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था उस पर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, चाहे वो पॉजिटिव चर्चा हुई, चाहे नेगेटिव चर्चा हुई, लोगों ने तारीफ करी, चाहे उस घोषणा पत्र को आधार बनाकर कांग्रेस पे आक्रमण किया। क्या कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि ये जो घोषणा पत्र है इस पर अब सबसे ज्यादा चर्चा इन चुनावों में होने वाली है? सुरेंद्र जी, खाली घोषणा पत्र पर ही चर्चा नहीं होने वाली है, घोषणा पत्र को जो पूरा करने की जो जिम्मेवारी है, जो हम लोगों की गारंटी है, उस पर भी चर्चा हो रही है। और जिस तरीके की बातें इस वक्त भाई सिद्धार्थ यादव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता हैं वो करें तो समझ में आती है, लेकिन जब लोग राजनीतिक विश्लेषक या वरिष्ठ पत्रकार के रूप में
अब एक शासन और सत्ता की चाटुकारिता की एक सीमाएं क्रॉस करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर सब लोगों को रुकना चाहिए और साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो लोग निष्पक्षता के भाव से दूरदर्शन पर बुलाए जाते हैं। हम अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, सिद्धार्थ भाई अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे और अतिरेक में भी रखेंगे। ये बात अपने आप में सच है। सिद्धार्थ भाई अपनी पार्टी के लिए, हम अपनी पार्टी के लिए। लेकिन जितने जो वरिष्ठ पत्रकार के नाम पर जब एक संघ के देश के संगी आ जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर सुरेंद्र जी थोड़ा व्यक्तिगत नहीं हो रहे हैं आप? नहीं, मैं व्यक्तिगत नहीं हो रहा हूं। मेरे ऊपर अगर मेरी पार्टी, देखिए सुरेंद्र जी, आप बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, एक वरिष्ठ नेता हैं, जिम्मेदार प्रवक्ता है। अगर कोई राजनीतिक पत्रकार है, विश्लेषक है, उसका अपना एक आकलन है। आप देख रहे हैं लगातार 2024 पे जितने यूट्यूब से लेकर न्यूज चैनल पर हर व्यक्ति जो राजनीति में थोड़ी सी समझ रखता है वो अपने अपने आंकड़े दे रहे हैं। आप लगातार यूट्यूब में दे रहे हैं। कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि बहुमत नहीं आएगा एनडीए को, कोई कई कह रहे हैं कि भाई एनडीए को बहुमत आ जाएगा, कोई कह रहा है बीजेपी इतने ले लेगी, कांग्रेस इतने ले लेगी। तो ये अपने अपने आकलन है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, जैसे आपका अधिकार है वैसे समीर जी को भी अधिकार है, अनिल जी को भी अधिकार है। किसी के आंकड़े पे आप विरोध कर लीजिए, आप कह दीजिए कि नहीं आपका आंकड़ा ठीक नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत मत होइए प्लीज। अनिल जी को मैंने बिल्कुल नहीं सुना। अनिल जी के लिए बहुत सम्मान है मेरे मन में, और मैं समीर जी के लिए भी बहुत सम्मान है मेरे मन में। प्रखर भाई, मैंने अपनी बात रखी है जी। जैसे इन्हें अपनी बात रखना जो मुझे चाटुकारिता लग रही है उसका इनको हक है, ऐसे ही मुझे भी अपनी बात रखने का पूरा हक है। आप मेरे हक को नहीं मार सकते। अभी देश में लोकतंत्र है, अभी देश में संविधान है। ठीक, मेरी बात को आप समझिए। एक बात। दूसरी बात, मैंने आपके ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठाया, मैंने भारतीय जनता पार्टी के मित्र के ऊपर कोई प्रश्न नहीं। भारतीय जनता पार्टी के मित्र को 400 नहीं 800 भी बात कहने का हक है, और मुझे 400 नहीं 500 भी कहने का हक है। लेकिन जब आप वरिष्ठ पत्रकार के रूप में किसी आदमी को बैठाते हैं ना प्रखर भाई, तो आप उससे उम्मीद करते हैं कि दूरदर्शन और प्रसार भारती, जिसके नवीन सहगल साहब अभी अध्यक्ष बने हैं, उनको ये जिम्मेवारी होती कि जनता के सामने जो वरिष्ठ पत्रकार है, पत्रकार के रूप में अपनी बात करे, ना कि संघ शास्त्री के रूप में कि संघ के कार्यकर्ता पिछली बार 70 उसमें नहीं खाता खुला, इस बार 20 में खाता नहीं खुलेगा, ऐसा 20 में खाता नहीं खुले। आप अपनी विश्लेषण करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन अगर आप अपनी भूमिका को विश्लेषण से ज्यादा लेकर के, तो सुरेश जी एक काम करते हैं, रोज सुबह 11 बजे के आसपास आपको एक फोन लगा लिया करेंगे। आप हमें बता दीजिए कि कौन से पत्रकार जो कांग्रेस के पैरोल पे काम कर रहे हैं उनको बुला लिया करेंगे, उनको बैठा लिया करेंगे। हमको इतनी सलाह क्यों दे रहे हैं? आपको किसी व्यक्ति के आकलन में दिक्कत क्या है सुरेंद्र जी? अगर समीर चौगावकर कह रहे हैं कि 450 सीटें बीजेपी की आएंगी, आप तर्क करिए किस आधार पे कह रहे हैं, कहां से 450 सीटें आएंगी, किस राज्य से 450 सीटें आएंगी? बौद्धिक बात कीजिए ना। किसी की निष्ठा पे, किसी के आप पे सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। समीर जी, आपको जवाब देना चाहेंगे सुरेंद्र जी की बात का? गंभीर आरोप आप पर लगा दिया है कि हमारे पास 11 बजे, हमने ये पत्रकार ही तो पैदा नहीं किया, नहीं हम करेंगे, जो पत्रकारों को स्वतंत्र चाहते हैं, और 4 तारीख के बाद समीर साहब से भी स्वतंत्र ही चाहेंगे। वो अपनी निष्ठा जिस तरह, अब 4 की बात तो 4 को देखी जाएगी साहब। समीर जी आपके आंकड़े को जो आप कह रहे हैं, एक मिनट सुरेंद्र जी, आपने अपनी बात कह ली है। मुझे धमकाना बंद करिए जी। मैं आपको पहले से कह दे रहा हूं, मैं आपको भी चेतावनी देता हूं कि धमकाना बंद करिए। अच्छा, अगर समीर चौगावकर साहब को अपनी तो मैं आपको भी कह देना चाहता हूं सुरेंद्र जी, मुझे भी भड़काना बंद कीजिए। मुझे उनको भी विरोध करने का पूरा हक। मेरे को पैनलिस्ट के साथ कोई अगर बदतमीजी कर रहा है, कोई उस पर पर्सनल अटैक कर रहा है, तो मेरी जिम्मेदारी भी बनती है सुरेंद्र जी। आप सभी मेरे मेहमान हैं, आप चारों मेरे लिए बराबर हैं। अगर आप किसी मेरे में एक मेहमान की निष्ठा पर आप व्यक्तिगत होंगे तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको रोकूं। मैंने उनके विश्लेषण को कहा कि चाटुकारिता का विश्लेषण है, और मैं उस पर कायम हूं। ठीक है, आपने कहा ये इनके निष्कर्ष जो हैं वो ठीक नहीं है। समीर जी, आपके बारे में कहा जा रहा है, सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि खैर हमला तो उन्हें सिद्धार्थ यादव जी पे करना चाहिए था, वो समीर चौगावकर पर सुरेंद्र जी ने हमला कर दिया है। तो समीर जी, ये जो आप कह रहे थे 370 आएंगी बीजेपी की, और इसको नकार रहे हैं सुरेंद्र राजपूत, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी ने जिस तरीके से मतलब कहा है, मैं थोड़ा सम्मान करता हूँ, ठीक है, उनका हक है, लेकिन मैं पत्रकार भी हूँ और मैं देश का नागरिक भी हूँ, और वे फील्ड में रह के जो चीजें महसूस करता हूँ, लगातार देखते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ, बात करता हूँ, उसके आधार पर मेरा आकलन था। हो सकता है चाहे उनको मेरा ये आकलन गलत हो जाए। मैंने जो देखा, जो महसूस किया है, जो अनुभव किया है, उसके हिसाब से मैंने आकलन किया। और 10 साल जो 2004 से लेकर 2014 तक था, मनमोहन सिंह का कार्यकाल था, वो देखा। 2014 से लेकर प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखा, और दोनों की तुलना की। प्रधानमंत्री 9 साल का काम की तुलना करके बाद मैंने ये आकलन पर पहुंचा हूं।
विपक्ष का जिस तरीके से 5 साल का और 10 साल का जो रवैया रहा है, उसके आधार पर मैंने इस बात का जिक्र किया था। तो जमीनी स्तर पर जो जनता का समर्थन मिल रहा है, उसके आधार पर मैंने जिक्र किया था। अब चाहे उनको ये लेकिन समीर एक बात तो बनती है, समीर एक बात तो मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि जो बात आप 370 या 400 पार की कह रहे हैं, वो तो बीजेपी के नेताओं ने भी बाद में बोलना बंद कर दिया है। लेकिन आपको मैं लगातार हर टीवी चैनल पर देख रहा हूं कि आप लगातार 370 वाली बात पर टिके हुए हैं। तो कोई तो उसकी सॉलिड वजह होगी, कोई राज्य होगा जहां पे ऐसा लगता है कि ये गेम चेंजर साबित होंगे, ये 3 राज्य हैं ये जो पूरे 370 तक पहुंचा देंगे। कुछ ये भी तो आकलन होगा आपका। देखिए, मैं आपको आकलन में बता देता हूँ प्रखर जी। 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी की 2019 में आई थी। उत्तर प्रदेश में आप मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की 10 से 12 सीटें बढ़ रही है। 62 सीटें आई थी, 62-63 सीटें थी, 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 7 सीटें बढ़ रही है। उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 7 से 8 सीटें बढ़ने जा रही है। साउथ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ने जा रही है, जिसमें फिर तमिलनाडु है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तमिलनाडु में तो समीर जी कहीं से कम भी तो सीटें होंगी ना। जो 370 आप बोलते हैं, तो कहीं से सीटें कम भी तो हो रही हैं, हर जगह से तो नहीं बढ़ रही ना। आप मुझे बताइए कहां सीटें कम होगी? क्या मध्य प्रदेश के अंदर सीटें कम हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की? क्या राजस्थान में कम होगी? मैं तो अभी कोई डिजिट में आंकड़ों में जा नहीं रहा हूं। मैं आंकड़े डिजिट में मैं तो अपनी तरफ से नहीं जा रहा हूं। हो नहीं रहा कि कहां सीटें से कम होने वाली। चलिए ठीक है, अब इस चर्चा को एक अलग, हम चुनावी मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं समीर जी। समीर, जब चुनावी मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, सिद्धार्थ आपने पूरी बात सुन ली। मतलब हमला तो आप पर होना चाहिए था सुरेंद्र जी का, कर दिया उन्होंने समीर पे। अब मेरा आपसे सवाल यह है कि जो मुद्दा था ही नहीं इस चुनाव का, मतलब जो चुनाव के पहले जब चुनाव की घोषणा होती है तो जिस विषय पर बात ही नहीं हो रही थी, वो अचानक बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया गया, और वो था मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा। इसके पीछे क्या रणनीति थी? देखिए प्रखर जी, लोकतंत्र का सबसे मजबूत आधार या प्रमाण अगर कोई हो तो वो विचारों की स्वतंत्रता होती है। और विचारों की स्वतंत्रता टीवी चैनल पर तो और भी ज्यादा होनी चाहिए। पर विचार समीर जी ने कुछ रखे थे, असहमति सुरेंद्र जी को हो सकती थी, पर मैं भी थोड़ा सा देख करके सकपका गया कि इतना तगड़ा हमला वो भी राजनीतिक नहीं है। आप मेरे लिए भी कर देते तो समझ आता, पर चलिए कोई बात नहीं। शायद लोकतंत्र और संविधान की मजबूती कांग्रेस पार्टी के लिए इतनी है। पर आपने उनसे एक सवाल पूछा था, उसका थोड़ा जवाब दूंगा, और आपने मेरे से सवाल पूछा, उसका जवाब दूंगा। जब सुरेंद्र जी हमला करने कहीं और चले गए तो आपने उनके मैनिफेस्टो के बारे में पूछा था, और मैनिफेस्टो से ही कड़ी निकल के ये आरक्षण वाली आई है। देखिए, दोनों बातें समझने की, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी के मैनिफेस्टो को पढ़ करके लोगों ने तय किया कि हम इनको वोट नहीं करेंगे। नहीं तो अमूमन पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में ऐसा लिखती हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटर उनकी बात को समझे, उसमें वो लोग कल्याण की बातों को लिखती है और लोग उसमें आकर के लिखे। पर अगर कांग्रेस पार्टी ये तय करे कि हम अपने मैनिफेस्टो में लिखेंगे कि देश में जजेस की नियुक्ति धर्म के आधार पर होगी, देश में आरक्षण धर्म के आधार पर होगा, एजुकेशन लोन का आधार धर्म होगा, इस देश में स्कॉलरशिप्स का आधार धर्म होगा, अगर ऐसी बातें कांग्रेस पार्टी लिखेगी तो वो कहीं ना कहीं लिख करके एक्सपोज हो गई। वो खुश किसी और को करना चाहती थी, पर नाराज ज्यादा लोग हो गए, और इसी से इनका जो पूरा आरक्षण को छीनने का एक एजेंडा है, इनके इतिहास से जुड़ा हुआ, वो देश के सामने आया। और मैं मानता हूं कि इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को हमारी पार्टी ने बखूबी रखा। हम लोगों के बीच में लेकर के गए कि कैसे कर्नाटक के अंदर इन्होंने यही काम किया, ब्लैंकेट रिजर्वेशन देने का। हम लेकर के गए कि कैसे हाईकोर्ट ने इसी दौरान बंगाल के अंदर जो निर्णय लिया था उसको हटा दिया। मतलब 77 में से 75 जातियां, 35 में से 34 जातियां, एक धर्म विशेष को लुभाने के लिए जो कांग्रेस पार्टी की नीति रही है, जो संसाधनों पे पहला अधिकार वाली जो पॉलिसी रही है, जो ये कह देना कि हम तो संविधान को बदल भी देंगे, हमें चाहे संशोधन करना पड़ा हम करेंगे, इनके बयान सबके चुनावों में निकल करके आए। मैं मानता हूं कि देश की जनता ने उन सभी बातों को सुनकर के अपने मन को पक्का किया कि जो संविधान सम्मत आरक्षण नहीं है, वो जो आरक्षण एक वोट बैंक के लिए कांग्रेस पार्टी देना चाहती है, उसको इस देश कभी अलाउ नहीं कर सकता, देश की जनता कभी अलाउ नहीं कर सकती। ठीक है, मैं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा, और ब्रेक के बाद हम सुरेंद्र राजपूत से सवाल पूछेंगे कि आखिर मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा जो है वो उसको लेकर कांग्रेस मुश्किल में पड़ी, या इससे कुछ राजनीतिक लाभ दूसरी पार्टियों को नहीं हो पाया, बीजेपी जैसी पार्टियों को। इस पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो, तो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझकर इन्वेस्ट कर। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का जल्दी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। 5 की पंचायत में एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं 2024 के चुनावी मुद्दे क्या रहे, क्योंकि प्रचार खत्म हो चुका है और उस प्रचार के दौरान किस पार्टी का किस मुद्दे ने ज़्यादा प्रभावित किया, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और ब्रेक से पहले सुरेंद्र जी हम बात कर रहे थे और सिद्धार्थ ने कहा मुस्लिम आरक्षण का जिक्र छेड़ते हुए जो बातचीत हुई, तो क्या जो मुस्लिम आरक्षण का जो मुद्दा अचानक उठकर आया, क्या वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो गया था कांग्रेस के लिए? क्योंकि चुनाव के पहले कहीं मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा नहीं था, लेकिन बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को उठाकर, हवा देकर इस पर कांग्रेस को बैकफुट पर लाने की कोशिश की। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रखर भाई और सिद्धार्थ जी, शायद सिद्धार्थ तो खैर पढ़े लिखे हैं, बाकी तो अब मैं नहीं कहता प्रधानमंत्री जी के लिए। इन लोगों ने जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया ना, तो उसी में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने चिट्ठी लिखी थी सिद्धार्थ भाई कि आपको प्रधानमंत्री जी हमारा वो शायद घोषणा पत्र समझ नहीं आया है। ना तो हमने मुस्लिम जजेस लगाने की बात करी थी, अगर मुस्लिम जज लगाने की बात करी हो तो आप घोषणा पत्र के पेज नंबर को बता दें, हम वो करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, ना हमने कहीं मंडल कमीशन के अलावा किसी और आरक्षण की बात करी थी। जिस आरक्षण की ये लोग बात कर रहे हैं, उस आरक्षण को तो तेलुगु देशम जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल है एनडीए की, वो आंध्र प्रदेश में लागू करती है। इनकी उसी आरक्षण को कर्नाटका में जो इनकी सहयोगी SD देवेगौड़ा की जनता दल ऐसे वो लागू करती है। लेकिन उनको और प्राज्वल रमन्ना जो 2900 लोगों की महिलाओं के दुराचार का दोष, उनको तो ये साथ रखते हैं उसी आरक्षण को लगाने वाले, और हमारे ऊपर ये हमला करते हैं। क्योंकि मंडल कमीशन की पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी इन्होंने। मंडल कमीशन की जितनी जातियां जिस जिस जगह पर है, चाहे वो गुजरात में भी हो, गुजरात में भी 36 जो मुस्लिम जातियां हैं, मंडल कमीशन के नाम पर वो आरक्षण भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी पा रही है। लेकिन क्योंकि ये नॉन इश्यूज को लाना चाहते हैं, इनके पीछे इनका जो मेन मकसद था कि इनसे 10 साल के कार्यकाल को ना पूछा जाए, इनसे अग्निवीर को ना पूछा जाए। हमारे घोषणा पत्र में जो 29 लाख नौकरियां 6 महीने की हैं, 6 महीने में हम दे देंगे केंद्र सरकार की, वो उस पर चर्चा ना हो पाए। क्या बेरोजगारी पर चर्चा ना हो पाए। अब तो चुनाव खत्म हो गया है सिद्धार्थ, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपकी बात का सिद्धार्थ से जवाब ले लेता हूँ। अच्छा जी बोलिए। हाँ, जो आज की डेट में जितनी भी आप बातें कर लीजिए, हरियाणा में भी चुनाव खत्म हो गया, जहां से आप चाहते थे कि आप लोकसभा लड़िए, लेकिन हम आपको एक बार जिम्मेवारी से बता दें आज कि चुनाव में जो मुद्दे रहे, हम तो धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी इस बार हमारे चुनाव के हमारे स्टार कैंपेनर रहे, हमारे घोषणा पत्र के। क्योंकि घोषणा पत्र जैसे ही उन्होंने मुस्लिम लीग की बात करी, मुसलमान की बात करी, भैंस 2 भैंस थी, एक भैंस खोल ले जाएंगे, पता नहीं कहां लिखा है, मंगलसूत्र की बात करी कि आपके मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। जिस तरीके की बात प्रधानमंत्री जी ने करी ना, और आखिरी में तो उन्होंने गजब ढा दिया कि मुजरे की बात करने लगे कि ये ताता तैया करेंगे, नाचेंगे भाई। उसके बाद इन्होंने आखिरी कल तो मजा, तो इन्होंने अंत कर दिया। मैं अजीत जी पर विश्वास करता हूँ, ये बताएं कि गांधी को लोग कह रहे हैं कि गांधी फिल्म देखने के बाद लोग क्या नाम जाने, ऐसे ही हुआ है जैसे रामायण, भगवान श्री राम को रामायण फिल्म देखने के अच्छा बाद ठीक, जाने क्या लोग। अब सुरेंद्र जी अनुमति दे तो आपके सवाल का जवाब जो है वो हम सिद्धार्थ से ले लेते हैं। क्या लोग महाभारत देखने के बाद जाने, इस तरीके ठीक की है, भाषा प्रधानमंत्री ने प्रयोग ठीक सिद्धार्थ जी, बार बार आरोप लगे कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में, सिद्धार्थ मेरा सवाल सिद्धार्थ से, सिद्धार्थ बार बार ये कांग्रेस ने सफाई दी और ये कहा कि हमारे घोषणा पत्र में कहीं भी मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं है, उसके बाद भी इस घोषणा पत्र को जो है वो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बता दिया गया, जो एक अनर्गल आरोप है। इस पर आप क्या कहेंगे सिद्धार्थ?
देखिए, सबसे पहले प्रखर जी, सुरेंद्र जी जिस पार्टी से आते हैं, जिनके पार्टी के शहजादे दूसरी पार्टी के सदा सदा से स्टार कैंपेनर रहे हों, उनको शब्दावली की ऐसी आदत पड़ जाती है कि वो कोशिश करते हैं, हिम्मत जुटाते हैं किसी और के लिए भी कहने के लिए। मैं उनको साधुवाद देता हूँ। पूरा चुनाव निकल गया सुरेंद्र जी। मैं तो बार बार टीवी डिबेट्स में बैठ करके जो प्रवक्ता सामने आता था, कांग्रेस का मैनिफेस्टो हाथ में खोल करके बैठता था और मैं पेज नंबर, पॉइंट नंबर बताता था। कोई मुझे डिबेट खत्म होने से पहले नहीं बता जा पाया। पर आप बहुत विद्वान हैं, आपके सामने भी कह जाता हूं। पेज नंबर 13, पॉइंट नंबर 17, कोलैटरल फ्री एजुकेशन लोन्स की बात आपने धर्म के आधार पर देने के लिए कही। पेज नंबर 22, पॉइंट नंबर 12, आपने इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज माइनॉरिटीज के लिए बनाने के लिए कही। पेज नंबर 24, पॉइंट नंबर 5, आपने इस देश में जजेस धर्म के आधार पर, मैं लाइन पढ़ दूं आपकी, पेज नंबर 24, पेज पॉइंट नंबर 5 की, माइनॉरिटीज विल बी अपॉइंटेड एज जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स। आप कोलिजियम को खत्म करके सरकार की अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं धर्म के आधार पर, और पूरा चुनाव निकाल दिया गोल चक्री घुमाते हुए। कह रहे नहीं 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 नहीं, हमने कहां किया, हमने कहां किया। हर डिबेट में बैठ करके मैंने बोला। पेज नंबर 8, पॉइंट नंबर 4, आपने स्कॉलरशिप का आधार धर्म रखा। पेज नंबर 8, पॉइंट नंबर 7, आपने देश में शरिया लाने की बात करी। जब आप पर्सनल लॉ लिखते हैं सुरेंद्र जी, तो बेवकूफ तो नहीं है देश का युवा जो नहीं जानता कि देश में तो एक ही पर्सनल लॉ है और तो किसी धर्म का पर्सनल लॉ यहां पे चल नहीं रहा। तो आप शरिया की बात करेंगे, फिर आपको कह दिया जाए कि ये मुस्लिम लीग की छाप है, तो आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसे कैसे, हमारा देखो मैनिफेस्टो औरों के सामने पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अरे आपकी मंशा औरों के सामने पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आपकी नियत औरों के सामने पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए देश की हर चीज को, मैं आज इनसे पूछता हूं, आज यहां पर सुरेंद्र जी डिबेट पे कह जाएं, क्या कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म के आधार पर संविधान में संशोधन करके आरक्षण देगी या नहीं देगी? और मैं सीधा पूछता हूं, मुसलमानों को देगी या नहीं देगी? सुरेंद्र जी हिम्मत, ठीक है सुरेंद्र जी, जवाब दे दीजिए इस बात का, फिर मैं अनिल जी के पास आऊंगा। मैं आपको बिल्कुल जिम्मेवारी से कहता हूं कि देश का धर्म संविधान है, और संविधान की आत्मा बाबा साहब अंबेडकर ने जो लिखी थी उसमें धर्म के नाम पर कोई आरक्षण नहीं था, न कभी होगा। मंडल कमीशन के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था है, और मंडल कमीशन में जिन जातियों को आरक्षण की बात आएगी उन जातियों को आरक्षण मिलेगा। इस देश में धर्म के नाम पर इशारों में कह दी उन्होंने बात। वाह वाह सुरेंद्र जी, वाह वाह। है और ना रहेगा। ये वोट की मजबूरी है सुरेंद्र जी, आप चलिए ठीक है, वो ठीक है। अब अनिल जी से बात कर लेते हैं। अनिल जी बहुत देर से आप सबकी बातचीत सुन रहे हैं। आपकी मजबूरी जो है वो हम समझते हैं अच्छी तरीके से, हताश मत होइए, हार जीत लगी रहती है। ठीक है अनिल जी, आपने पूरी चर्चा सुनी। क्या मुस्लिम आरक्षण चुनाव में बड़ा मुद्दा बन पाया? क्या इसका असर होगा? मतदाता जब वोट डालने गया तो क्या मुस्लिम आरक्षण उसके दिमाग में घूम रहा था, पक्ष में या विपक्ष में, कहीं पर भी? देखिए, मैं पहले सुरेश जी से ये कहना चाहूंगा, सुरेश जी को मैं बहुत लंबे अरसे से सुनता हूँ। हाँ। और ये मतलब मैं मानता हूँ कि थोड़े सुलझे हुए और पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, गुस्से वाले भी हैं। थोड़ा सा सुरेंद्र जी ने हल्की सी एरोगेंसी दिखाई, हाँ। जो मैं भी उससे एग्री नहीं करता। उनको अपने तेवर जो है कम से कम मीडिया के प्रति ऐसा नहीं रखना चाहिए, वो मैं उनसे ये अनुरोध ही कर सकता हूँ। जो आपने बात की आरक्षण की, मुस्लिम आरक्षण, देखिए ये बिल्कुल फैक्ट है कि मुस्लिम जातियों को आरक्षण देश के ज्यादातर राज्यों में अभी भी मिल रहा है। तो ये कहना कि मुसलमानों को आरक्षण खत्म कर देंगे या दे देंगे, तो ना आप दे रहे हैं ना छीन रहे हैं, ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। उत्तर प्रदेश में 24 से ज्यादा मुस्लिम जातियां हैं जिनको आरक्षण मिल रहा है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में है, ऐसे ही गुजरात में, जो सुरेंद्र भाई ने कहा। तो जब आरक्षण का आधार संविधान में शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन है, तो उसमें धर्म का कोई प्रश्न ही नहीं है। उसमें ईसाई भी आरक्षण में आएगा अगर उसकी जाति है। आप ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हो जी। अगर वो शैक्षिक और उस रूप से पिछड़ा है, सामाजिक रूप से, तो फिर सभी लोग उसमें कवर होंगे। रही बात ये, जो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की कि ये कांग्रेस जो है या इंडी गठबंधन जब आएंगे तो ये धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे, मंगलसूत्र भी छीन लेंगे, भैंस भी छीन लेंगे, क्या क्या करेंगे, ये सब बातें हुई। लेकिन मुझे लगता है कि ये उस तरह से बीजेपी इस मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी की छवि अच्छी है, साख है, सब बात अच्छी है, लेकिन इस आधार पर मुझे लगता है ज्यादा पेनिट्रेट बीजेपी मतदाताओं में नहीं कर पाई, जो हमने महसूस किया कि धार्मिक आधार पर या हिंदू मुसलमान के आधार पर चुनाव में मतदाता ने ज्यादा गंभीरता से, चाहे कांग्रेस ने किया हो चाहे भाजपा ने किया हो, मतदाता लेता हुआ लगा नहीं धार्मिक आधार पर या हिंदू मुसलमान के आधार पर। विकास प्रधानमंत्री की साख है, लाभार्थी हैं, उनकी गारंटी है, जो
शुरू में बात आई कि प्रधानमंत्री की गारंटी एक विश्वसनीयता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज प्रधानमंत्री का जो व्यक्तित्व है और जो उनका एक चेहरा है, वो हम उनसे सहमत हो असहमत हो, ये मानना पड़ता है कि उनकी एक 10 साल में एक विश्वसनीयता बन गई है और उस पर किसी को कोई गुरेज नहीं हो सकता। मतदाता वो चूंकि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रधानमंत्री जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वोट वो अपने नाम पर मांग रहे हैं, पर मतदाता की नाराजगी भी होती है जो सिटिंग एमपी हैं या कोई कहीं के उम्मीदवार हैं, और सिर्फ इस आधार पर मतदान भी अपने देश में नहीं होता। हम जानते हैं जातीय आधार भी होता है, बहुत सारे कारण चुनाव में होते हैं, तो हार जीत किसी की भी हो सकती है। पर मुझे लगता है कि जो चुनाव है इस बार वो मोटे तौर पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से चुनाव मुक्त रहा। ठीक। समीर, इस पूरे चुनाव में जब चुनाव की शुरुआत हुई तो 2019 की तरह यही बात बार बार उठी और कांग्रेस ने सवाल उठाया, विपक्षी पार्टी ने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। लेकिन जब इंटरव्यू देने की बारी आई तो 80 से ज्यादा इंटरव्यू समीर जी प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिए। वहीं अगर हम राहुल गांधी जी की बात करें तो उन्होंने 1 या 2 जगह इंटरव्यू दिए। उसको मैं इंटरव्यू नहीं कहूंगा, हम टीवी वाले, आप भी जानते हैं उस भाषा को, हम टिक टैक कहते हैं या चिट चैट जो कहते हैं हम, उस तरह की उन्होंने बातचीत की। अगर हम रैलियों की बात करें तो पीएम मोदी ने 180 से ज्यादा रैलियां करी और राहुल गांधी ने 68 रैलियां करी। क्या यह कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा था या इस मामले में कांग्रेस पिछड़ गई? समीर, आप क्या सोचते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि 2014 का चुनाव देखोगे, 2019 का चुनाव देखो तो प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव का अभियान इसी तरीके से रहा था। इस बार सही है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 की तुलना में 2024 में ज्यादा रैलियां की है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को भी अपनी बात करने के लिए राहुल गांधी को भी मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए था। राहुल गांधी को इंटरव्यूज देने चाहिए थे। ठीक है, उनकी कोई नाराजगी को नहीं लगता है कि उन्होंने जिस तरीके से इंटरव्यू देने के बाद उनका एक बयान आया था कि भाई चमचे और चमचियों को ने जो प्रश्न पूछे थे, मुझे लगता है तो मुझे घोर आपत्ति थी। उन्हें ऐसा लगता है तो वो उनको अब विचारधारा से जो जुड़े हुए पत्रकार, बहुत देश के नामी पत्रकार रहे जो विचारधारा से जुड़े, वो उनके साथ चर्चा करते हैं, अपनी बात उनके सामने रखते हैं, उनके यूट्यूब के माध्यम से या उनके चैनल के माध्यम से। अच्छा, वो लोग शिकायत भी कर रहे हैं, मतलब कई यूट्यूबर्स को देखा जो लगातार कांग्रेस के पक्ष में अपनी बातें कहते हैं, वो शिकायत कर रहे हैं कि हमें इंटरव्यू नहीं दिया, किसी को तो इंटरव्यू देना चाहिए, तो उनमें भी नाराजगी इसको लेकर। देखिए, देश की जनता का हक है जानने के लिए कि आप क्या चाहते हो, आप सत्ता में आओगे तो क्या करोगे। प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी है, प्रधानमंत्री ने ये भी ड्यूटी सत्ता पक्ष, ठीक है, विपक्ष अगर कोई घोषणा पत्र लेकर आ रहा है तो उसमें अगर कोई छिपी हुई मंशा है तो उस मंशा से देश की जनता को अवगत कराने का काम सत्ता पक्ष ने भी किया और भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनीतिक दल के रूप में भी किया। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो 10 साल किया वो देश के विकास में कोई योगदान नहीं रहा और वो आएंगे इससे बेहतर देश के लिए उनके पास विजन है, वो कोई बेहतर है, उनके पास इकोनॉमिक पॉलिसीज है, तो वो अपना बात बहुत आराम से मीडिया के माध्यम से रख सकते थे और कम समय में पूरी देश की जनता के पास जा सकते थे। उन्हें इतनी रैलियां करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मुझे लगता है कि कांग्रेस की यहाँ पर एक चूक हुई है और सिर्फ राहुल गांधी की नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इतने इंटरव्यूज नहीं दिए, प्रियंका गांधी ने नहीं दी। मुझे लग रहा है प्रियंका गांधी का एक दो इंटरव्यू हैं जो उन्होंने दिए प्रॉपर, एक हाँ ज्यादा इंटरव्यू नहीं दिए। तो इंटरव्यू की जो इस बार राजनीति हुई है और जो मंच पर बुलाने की, जी सोनिया गांधी को कम से कम 2-4 इंटरव्यू घर बुला के दे देना चाहिए था कि जो कहना चाहती है अपनी बात तो पहुंचा सकती थी। तो कांग्रेस इस मामले में जरूर पिछड़ी, मुझे लगता है ज्यादा इंटरव्यूज की मैं उम्मीद कांग्रेस इंटरव्यू के मामले में भी, चुनावी रैलियों के मामले में भी, और जो एक चुनौती देने की कोशिश की गई थी कि किस तरह से एक ही मंच पर जो है प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी बहस करें, इन सबको लेकर कांग्रेस का क्या सोच है, इस पर हम सुरेंद्र जी से सवाल लेंगे, जवाब लेंगे, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। तो ब्रेक के बाद 5 की पंचायत में एक बार फिर आपका स्वागत है। सुरेंद्र जी, चर्चा जो हो रही थी ब्रेक के पहले कि राहुल गांधी ने सिर्फ
एक या दो पत्रकारों से बात की, जबकि मोदी ने 80 से ज्यादा इंटरव्यू दिए, रैलियां भी उनसे राहुल गांधी ज्यादा पीएम ने करी। ये कांग्रेस की रणनीति थी या कांग्रेस उसमें पिछड़ गई? सुरेंद्र जी, अब आपको आपकी बात करने की स्वतंत्रता है। अभी जैसे अनिल जी ने कहा, अनिल जी का कोई भी आरोप सर माथे पर हमारे, हम आपको अनिल जी देखिए इसी चैनल पर अभी इसी बात को लेकर के जो हमने हमारी एरोगेंसी की बात करी थी, उसका जवाब समीर जी ने आपको दे दिया। समीर जी ने कहा कि बेहतर होता राहुल गांधी अपनी विचारधारा के पत्रकारों को इंटरव्यू देते। हमने तो कभी नहीं पढ़ा जीवन में कि पत्रकारों की कोई विचारधारा होती है सत्य के अलावा। अब ये विचारधारा कांग्रेस की, भाजपा की विचारधारा समीर चौगांवकर साहब जैसे लोग अगर आप दे रहे हैं कि अपनी विचारधारा के लोगों को दे देते, तो आपको हमारी खींच या हमारा गुस्सा आपको अब सामने नजर आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने ये नहीं कहा सुरेंद्र जी, मैंने ये नहीं कहा। बिल्कुल आप दोबारा देख लीजिएगा इसको, इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती होगी, नहीं होगी तो मैं भी अरेंज करके दे दूंगा कहीं से। समीर साहब चिंता मत कीजिए, सब मैं ऐसे थोड़ी, मेरी आपसे कोई व्यक्ति, चलिए ठीक है, किसी को इंटरव्यू देते, चलिए इस मुद्दे को छोड़ देते हैं सुरेंद्र जी। मेरा सवाल, मूल सवाल ये है कि राहुल गांधी ने इंटरव्यू दिए नहीं दिए, ये उनका एक चॉइस हो सकती है, इस पर मैं सवाल नहीं उठा रहा। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि आखिर क्या वजह थी कि राहुल गांधी ने इंटरव्यूज नहीं दिए। सर जवाब दे रहा हूं मैं आपको, जवाब ही दे रहा हूं। मुझे चूंकि अनिल जी वरिष्ठ हैं, अनिल जी ने प्रश्न उठाया था तो मैंने उस प्रश्न का जवाब दिया। और कोई बात नहीं कि पत्रकारों को इस 10 साल में देश का दुर्भाग्य हो गया है कि पत्रकार पत्रकारिता की छोड़ करके अपनी राजनीतिक विचारधाराओं को चुनने लगे हैं। ये अपने आप में देश का दुर्भाग्य। एक बात। दूसरी बात, अब आप आ जाइए इंटरव्यूज पर, तो हम विचारधाराओं के पत्रकारों को इंटरव्यू दे तो दे, क्यों नहीं देते भाई? आपकी बात है, हम तो पत्रकार को निष्पक्ष, वही तो जानना चाह रहे हैं कि जब जो व्यक्ति जो सर वही सवाल, मैं मेरा सवाल से दोहरा रहा हूं, मेरे सवाल पर नहीं आ रहे हैं आप। जिस नेता ने, आपके नेता ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच पर सार्वजनिक बहस करने को तैयार हूं, उस नेता ने आखिर पत्रकारों को इंटरव्यू क्यों नहीं दिया? मैं उसकी रणनीति समझना चाह रहा हूं। देना ना देना उनकी इच्छा है, आपकी पार्टी की रणनीति हो सकती है, लेकिन एक क्यूरियोसिटी है हमारी, हम जानना चाहते हैं कि आखिर वजह क्या थी। इसके पीछे कोई ये मकसद नहीं है कि आपको इंटरव्यू देने ही थे या फलां को देने थे, ये कोई सवाल नहीं है मेरा सवाल ये है कि इंटरव्यू क्यों नहीं दिया, जानना चाहते हैं हम। मैं पिछले 10 साल से श्री राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी कम से कम नहीं तो 2000 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर चुकी हैं, और जिसमें कोई हमारी विचारधारा का पत्रकार नहीं आता, वो सब इन्हीं की विचारधारा के पत्रकार भी आते हैं। इंटरव्यू की जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं किरण श्री राहुल गांधी जी। और हमारे पास कहते हैं ना कि आप 68 रैली की बात कर रहे थे, तो हम कहते हैं रावण रथी बिरथ रघुवीरा। हमारे पास संसाधनों का अभाव था, इसलिए हमने डिसेंट्रलाइज की अपनी कैंपेन, हमारी रणनीति का संसाधनों का अभाव था। हाँ बिल्कुल, पैसे आपने फ्रीज कर रखे। नहीं, वो तो खुल गए थे, वो तो सब बाद में सब ठीक हो गया था, सब अकाउंट में पैसे आ गए थे। कम थे ना पैसे हमारे पास, पैसा ही कितने कम थे? रैलियां, अरे रैलियां करने के लिए क्या, जब बीजेपी की दो सांसदों की पार्टी थी, कोई पैसा नहीं होता था। रैलियां पुराने जमाने में भी होती थी, नुक्कड़ सभाएं होती थी, ये कोई बात नहीं हुई। संसाधन तो खूब है कांग्रेस के पास, हमने भी देखा 3-3 राज्यों में सरकारें चल रही है। नहीं, ये बात सिद्धार्थ को कहने दीजिए, आप क्या एडवोकेसी कर रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूं ना, मैं पत्रकार हूं, मैं भी तो जानता हूं 4 चीजें। आप कुछ भी किसी सवाल का जवाब देते हो, कहीं भी बात को घुमा देंगे कि पैसे नहीं थे, संसाधन नहीं थे, तो ये कौन सी बात हुई? और आपने जो विचारधारा की बात की, तो मैं आपको बता दूं कि आज राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस है। आप जिस विचारधारा की बात कर रहे हो, पत्रकारों की विचारधारा पे सवाल उठाने वाले सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ही थी। इसने इनके पत्रकार हैं, उनके पत्रकार हैं, ये शुरुआत करने वाली यही थी। और आज के दिन में सुरेंद्र जी बार बार आपसे ये कह रहा हूं, सुन लीजिए, निवेदन है मेरा, सुन लीजिए मेरी बात। आप लोगों ने अपनी एनर्जी, सुन लीजिए सुरेंद्र जी इतना बोलते हैं, दूसरों को भी सुन लिया करें। मेरे शो में आए, मेरे मेहमान है, मेरी बात भी नहीं सुनेंगे क्या? आप लोग इतना ना सुनिए ना, सुन तो लीजिए, मेरी बात भी सुन लीजिए। आप लोग जो बात कहते हैं कि इनके पत्रकार, उनके पत्रकार, ये बात शुरू करने वाले भी आप ही लोग थे। और दिक्कत, एक मेरी सलाह सुन लीजिए, अब तो चुनाव हो गए सर, सुन लीजिए, चलिए सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप लोगों ने और आपके समेत जितने प्रवक्ता थे, उन सब ने और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपनी सारी एनर्जी मीडिया से लड़ने में गुजारी। पिछले 2-3 सालों की अगर मैं खास तौर से बात करूं, एंकरों से लड़ने में गुजारी। अगर इतनी एनर्जी आप पीएम मोदी पर हमला करने में लगाते, उनका विरोध करने में लगाते, तो कुछ हासिल भी हो जाता। ये मीडिया पे हमले करके आपको कोई कुछ भी हासिल नहीं हुआ है।
सिद्धार्थ, हमें हासिल कुछ हो या न हो, लेकिन हम सच को सच कहना जारी रखें और जो लोग चाटुकारिता कर रहे हैं उनको चाटुकारिता। और 2014 के पहले के चाटुकारिताओं के किस्से बता दूंगा, तब क्या होगा? जरा 4 नाम बताइए ना। हाँ बताइए, बता दूं? फिर चाटुकारिताओं के किस्से बताना शुरू कर दूं? पूरा इतिहास मालूम है, नेहरू के जमाने से लेकर मनमोहन सिंह के जमाने तक कौन कौन पत्रकार लाभार्थी रहा है, किस किस पत्रकार को राज्यसभा सीट दी गई है, किस किस पत्रकार को नेहरू के कहने पर नौकरी से निकाला गया है, वो पूरी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। सर, इतिहास के विषय में मत बात कीजिएगा। पूरा इतिहास नेहरू जी का, इंदिरा जी का लिखित में मेरे पास पड़ा हुआ है, किस किस पत्रकार के साथ क्या क्या हुआ था, कौन सरकारें बनाते थे, कौन सरकारें बिगाड़ते थे, किस चैनल के न्यूज रूम से सरकारें बनती थी, मंत्री बनते थे, मंत्रिमंडल विस्तार होते थे। सुरेंद्र राजपूत जी, सारा रिकॉर्ड है, सारा रिकॉर्ड है, और तथ्य, तर्क और सबूत के साथ आपको बताऊंगा। इसके लिए अलग से 5 घंटे बहस करने आइएगा मेरे साथ। आपको नेहरू जी के किस्से बताना शुरू करूंगा कि दुर्गा दास के साथ क्या किया था, पीटीआई के पत्रकार को हांगकांग से क्यों निकाला गया था, किस पत्रकार को वो क्या धमकी देते थे, ब्लिट्ज पर कैसे मानहानि का केस नेहरू ने ठोका था, इंदिरा गांधी तो मशहूर ही थी, इमरजेंसी लगा दी थी। तो क्या क्या पत्रकारों के साथ हुआ है और कौन कौन से चाटुकार पत्रकार, चरण चुंबक पत्रकार कांग्रेस की गोदी में खेलते थे, मुझे इतिहास मालूम है, मुझे इतिहास मालूम है। सुरेंद्र राजपूत जी, आपको शायद इतिहास नहीं मालूम है। चरण चुंबक पत्रकारों का इतिहास जो कांग्रेस की गोदी में 60 साल तक खेले हैं, आपको नहीं मालूम है, क्योंकि आपने मेरे पेशे पर बात की है। आपने समीर चौगाव पर बात की जो मेरे पेशे से जुड़े हुए हैं, आपने अनिल बंसल की बात की, और आपने राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के दिन ये बात की। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं। अभी मैं नेहरू का किस्सा निकाल दूंगा ना पत्रकारिता पे, आप बैठक में नहीं बैठेंगे, इस डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे। इंदिरा गांधी का किस्सा निकालूंगा ना, और यह बताऊंगा कि फिरोज गांधी को नौकरी किसके कहने पर मिली थी इंडियन एक्सप्रेस में, नेहरू जी की सिफारिश पे अपने दामाद को नौकरी दी उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस ने फिरोज गांधी को। रामनाथ गोयनका के आप बयान पढ़ लीजिए। क्या जानते हैं आप पत्रकारिता के बारे में? कुछ नहीं जानते आप पत्रकारिता के बारे में, सिर्फ आप आरोप लगा सकते हैं, अपनी एनर्जी खराब कर सकते हैं। और यही उम्मीद थी मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मैं बहुत देर से कंट्रोल कर रहा था, लेकिन आपको अपना काला इतिहास नहीं मालूम। आपकी पार्टी का काला इतिहास पत्रकारिता के साथ आपने क्या किया है। खुशवंत सिंह को राज्यसभा सदस्य भेजते थे, खुशवंत सिंह को राज्यसभा सदस्य भेजते थे। बात करने आ गए इधर, पत्रकारिता में आप बात ना करें तो बेहतर है। चलिए डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। अरे छोड़िए सुरेंद्र जी, किसी और को बताइएगा। भारतीय पत्रकारिता के इतिहास पर अगर मुझसे बात करेंगे ना तो 5 घंटे तक सुनाता रहूंगा, कान पक जाएंगे, थकूंगा नहीं मैं उसके बाद भी। बात कर रहे हैं भारतीय पत्रकारिता और सबके हमें बता रहे कौन क्या है, कौन कैसा पत्रकार है। अरे अपनी एनर्जी लगाना है तो मोदी जी के खिलाफ लगाओ ना। काहे मीडिया को करी आते हैं पूरे समय? ठेका ले रखा हमने आपकी लड़ाई लड़ने का। बिल्कुल मोदी के छोड़िए ना, कौन किसकी गोदी में 2014 के पहले बैठा था मुझे सब मालूम है, और आप भी जानते होंगे, बोलने की हिम्मत नहीं है आप में। चलिए सिद्धार्थ, चलिए ठीक है, सिद्धार्थ से एक सवाल ले लेते हैं। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। सिद्धार्थ, एक बार बार इस चुनावी उस माहौल में एक बात निकल कर आ रही है, और जो सवाल बहुत राजनीतिक विश्लेषक उठा रहे हैं, और वो ये उठा रहे हैं कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई श्री रामलला की, उसको लेकर बीजेपी को जो चुनावी लाभ मिलना चाहिए था, या जो बीजेपी उम्मीद कर रही थी, वैसा माहौल जो है वो हम अप्रैल और मई तक हम नहीं देख पाए। तो क्या कहीं ना कहीं चूक हो गई? क्योंकि इसमें बहुत चर्चा है, क्योंकि बीजेपी हमेशा राम भरोसे कई बार रही है, उसके मैनिफेस्टो में हमेशा ये जिक्र आता रहा है। प्रखर जी, मैं इस बात का जवाब दूंगा, उससे पहले पत्रकारिता पे ज्यादा तो नहीं कहूंगा। अब छोड़ दीजिए सर, 5 मिनट बचे हैं बहस के। अब बिल्कुल बहुत ज्यादा चर्चा हो चुकी है और इतना हमला हो चुका। बस इतनी बात जरूर कहूंगा कि जो पार्टी और जो अलायंस बॉयकॉटेड
स्पोक्स पर्सन्स की लिस्ट बॉयकॉटेड पत्रकारों की लिस्ट निकालती हो चुनाव शुरू होने से पहले, बॉयकॉटेड चैनल्स की लिस्ट निकालती हो, उसको चुनाव खत्म होते होते तक कौन किसका है कैसा है इतनी बातें नहीं करनी चाहिए। पर आपने इनसे पूछा था कि इनकी रैलियां कम क्यों हुई। सुरेंद्र जी की मजबूरी है, कई प्रवक्ता इनके साथी छोड़ के भी चले गए हैं तो ज्यादा दारोमदार इन पे है, इसलिए आजकल थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी है, पर वो कह नहीं पाएंगे। राहुल जी की रैलियां कम इसलिए हुई क्योंकि कोई राहुल जी को बुलाना ही नहीं चाहता। वो लोगों को पता है कि राहुल जी आ जाएंगे तो वोट कट जाएंगे। राहुल जी की जहां जहां रैली हुई है, इन 60 में से भी आप निकाल लीजिएगा कितनी सीट बच पाएंगी उनकी। सिद्धार्थ मेरा निवेदन है थोड़ा संक्षेप में अपनी बात कहें, समय का अभाव है, एक दो सवाल मुझे और भी लेने हैं। बिल्कुल, मैं 10 सेकंड में अपनी बात पूछ लेता हूं। आपने मेरे से प्रश्न पूछा राम मंदिर को लेकर के। प्रखर जी, प्रधानमंत्री जी इसको कई बार क्लियर कर चुके हैं और मैं भी आज आपके शो पे कर देता हूं। राम मंदिर ये हमारे लिए वोट का विषय नहीं था। राम मंदिर इस देश की आपके लिए चुनावी घोषणा पत्र में हमेशा से रहा, ठीक है, पालनपुर अधिवेशन से लेके अब तक। लेकिन वो जब चुनाव के घोषणा पत्र में कोई विषय रहता है तो वो एक चुनावी मुद्दा होता है, ठीक है, वो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आप कहते हैं, मैं एग्री कर लेता हूं। लेकिन कई ऐसे मतदाता हम मान रहे थे जिनको वोट देते वक्त राम मंदिर में का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसका प्रभाव पड़ेगा, ऐसी उम्मीद पहले जताई जा रही थी। लेकिन वो उम्मीद धीरे धीरे कम होती गई, अप्रैल और मई के महीने तक आते आते। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए, मैं प्रखर जी बिल्कुल आपकी बात का सम्मान कर रहा हूं और शायद सेफोलॉजिस्ट भी इसको बड़े इस एंगल से देख रहे होंगे कि राम की लहर थी कि ये नहीं थी। मैं फिर से कहता हूं, राम का मंदिर हमारे लिए कमिटमेंट का विषय था, देश की आस्था आराधना का विषय था। और अगर 500 सालों की यात्रा अगर पूरी होके हो पाई और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो पाई तो इस देश का आशीर्वाद उनके साथ है। ये वोट का विषय नहीं है, ये आस्था का विषय है, देश के एक एक जन की भावना, उनके आशीर्वाद का विषय। वो निश्चित रूप से अब आप आकलन में आ पाए ना पाए, ठीक है। मुझे आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं 5 की पंचायत में। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। ब्रेक के बाद एक बार फिर 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। अनिल जी, मेरा सवाल आपसे है क्योंकि जो अगले चरण की सीटें हैं उनमें पूर्वांचल की महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की भी सीट है और इस पूरे इलाके में प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ जो है CM योगी की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो पूर्वांचल का जो राजनीतिक गणित है वो क्या कहता है? क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में कोई बहुत अच्छे नतीजे बीजेपी के लिए यहाँ से नहीं आए थे। देखिए, जो आपने बातें की, कुछ सीटें तो यहाँ ऐसी जैसे प्रधानमंत्री जी की सीट है या गोरखपुर की सीट है, कुछ सीटें जो अवैध किला जैसी भाजपा की मानी जाती है वो है, लेकिन पूर्वांचल में लड़ाई कांटे की है। लेकिन 2022 में फिर क्या हुआ था? अगर ये इतना ही बड़ा किला थी तो ये किला 2022 में क्यों ढह गया? ऐसा नहीं था, प्रधानमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र में सभी सीटों पर बीजेपी, लेकिन उसके आसपास के इलाके में, हाँ आसपास तो देखिए, जब विधानसभा का चुनाव अलग मुद्दों पर होता है, वहाँ जातीय समीकरण, स्थानीय समीकरण, उम्मीदवार वो अलग विषय होते हैं। अगर हम विधानसभा के पैरामीटर से चलेंगे तो हमको अखिलेश यादव को 25-30 सीटें तो एक झटके में देनी पड़ेगी, तो वो तो जो क्योंकि उनकी 125-30 सीटें। अनिल जी, माफी चाहता हूँ, बात आपकी पूरी नहीं हो पाई, रोकना पड़ रहा है मुझे रोकना पड़ रहा है, समय का अभाव है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल 5 की पंचायत में इतना ही। आप देखते रहिए DD न्यूज। पांच की पंचायत के प्रायोजक थे